सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय अन्नदाता का आसरा। यह दावा भी है और सवाल भी। जी हां, कोरोना लॉकडाउन के बीच देश के अन्नदाता को मदद करने का केंद्र की मोदी सरकार का दावा है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में 1.65 लाख करोड़ रुपए किसानों के हालात सुधारने के लिए रखे। कर्ज मिलने और चुकाने में उदारता, एमएसपी में इजाफे से लेकर किसानों के लिए देश में एक बाजार की व्यवस्था करने की कवायद जारी है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष और कुछ किसान संगठनों को लगता है कि किसानों को मरहम नहीं मजाक मिल रहा है। जाहिर है, सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में किसान हमेशा से रहा है। लेकिन त्रासदी यह है कि सत्ता के चेहरे और दल बदल जाते हैं, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदलते। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी सरकार का साल 2022 तक किसानों की आय दोगुने करने का वादा कैसे पूरा होगा। जाहिर है, इतनी बड़ी उपलब्धि रातों रात तो नहीं हासिल हो जाएगी। साल दर साल की कोशिश से ही यह परवान चढ़ेगी। लेकिन मौजूदा हालात में क्या यह संभव दिखाई देता है? यदि सरकारें वाकई में किसानों के लिए कुछ कर रही हैं, तो वो जमीन में दिखाई क्यों नहीं देती? क्या वजह है कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता आत्महत्या तक को मजबूर होता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम कार्यक्रम में कोशिश करेंगे। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक पत्रकार वार्ता में यहां तक दावा किया कि देश को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन किसानों को असली आजादी आज मिली है, जब उन्होंने किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट के फार्मूले को सहमति कैबिनेट में दिलाई है। क्या कुछ बदल जाएगा किसानों की जिंदगी में? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन यह बातचीत का सिलसिला शुरू हो, उन मेहमानों से हम आपका परिचय कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र को जानने का। और हमारा आज का विचार सूत्र खेती पर ही समर्पित है। देश का बड़ा प्राचीन ग्रंथ है कृषि पाराशर ऋषि द्वारा रचित, और उसमें यह कहा गया है कि कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। कृषि की महत्ता को व्यक्त करने के लिए इससे बेहतर पंक्तियां क्या हो सकती हैं जो हमारे इस प्राचीन ग्रंथ में लिखी हुई है। और इसी के साथ हम अब अपने विषय पर आते हैं कि जो कृषि मनुष्य जीवन का आधार है, जिस हिंदुस्तान की पहचान कृषि है, किसान जिसकी मूलभूत आत्मा है, वो आत्मा लगातार इतनी हैरान, इतनी परेशान, इतनी निराश, इतनी हताश क्यों रहती है? हर सरकार दावा करती है कि हम किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, पर सरकार बदल जाती है, जिंदगी में बदलाव नहीं आता। क्यों? समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। संयोग से आज हमारे साथ 3 राज्यों के कृषि मंत्री भी इस चर्चा में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, तेज तर्रार आवाज भारतीय जनता पार्टी की कमल पटेल जी, और जाने माने लेखक आलोक पुराणिक जी भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम रविंद्र चौबे जी से करते हैं। देश के कृषि मंत्री का दावा है कि असली आजादी किसानों के संदर्भ में दोबारा आज आई है। कल आपकी आवाज बड़ी बुलंद थी, बहुत नाराज थे आप रविंद्र जी, किसानों को लेकर, केंद्र सरकार की घोषणाओं को लेकर। आपको लगता है कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और केंद्र में बैठी हुई सरकार का कहना है कि किसानों को बर्बाद करने के लिए जो कुछ आप कर सकते थे, अर्थात कांग्रेस पार्टी, वो आप लोगों ने किया है। असल आजादी तो हम लेकर आए हैं। बयान दोनों के ही एक दूसरे के खिलाफ है, पर क्या लाभ किसान को है, ये आपसे सवाल है। नाराज है। कल भी मैंने कहा तो अपनी बात कही। डॉक्टर रमन सिंह जी और धर्मलाल जी कौशिक और सभी नेताओं ने जब प्रतिक्रिया दी, तब भी मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उनकी सामने अपने बातों को रखना, अपने अधिकार को मांगना मैं कोई गलत नहीं मानता। और आज भी आपने जिस विचार सूत्र से आज की चर्चा की शुरुआत की है कि मानव जीवन का आधार कृषि है, हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कल भी मैंने केंद्र सरकार के 53 रुपये की धान की जो एमएसपी की वृद्धि के बारे में अपनी बात कहा था, और आज भी कहता हूं, अगर आज आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आज किसानों को आजादी मिली, वन नेशन वन मार्केट, तो मैं कहता हूं कि कल से ज्यादा किसानों के ऊपर ये व्यंग और धोखा है। इस देश में कभी मार्केट किसी के लिए बंद नहीं था।
हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टमाटर और केले का उत्पादन होता है, किसान लगातार कई वर्षों से पाकिस्तान तक हमारे केले और टमाटर की बिक्री होती थी। ये तो हमारे देश में तो कहीं भी हम लोग विक्रय करते थे। आपने इसमें नया क्या कुछ किया, ये तो आपको बताना चाहिए ना। कल मैंने जिस बात का जिक्र किया था आदरणीय हिमांशु जी, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात कही। तब हम लोग चाहते थे, हम छत्तीसगढ़ की हमारी छोटा राज्य है, हिंदुस्तान के राज्यों में हमारी गणना 9वें राज्य के रूप में होती है, जनसंख्या में भी और किसानों की संख्या में भी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी सीमाएं होती हैं। लेकिन जब आपने 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात की, तो जैसे हम लोग अपने किसानों को देते हैं, हमने पिछले साल अगर 20,000 करोड़ की धान खरीदी की, अगर 10,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, इस साल भी अगर 21,000 करोड़ की धान खरीदी की, अगर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया, अगर हमने सिंचाई टैक्स माफ किया, अगर हमने किसानों को आरबीसी के तहत पैसा दिया, अगर हमने किसानों को इंश्योरेंस के पैसे दिए, और ये 1 साल 1.5 साल के हमारे कार्यकाल में लगभग 53-54 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। तो आजकल तो आधुनिक युग है आदरणीय हिमांशु जी, हमारे हर किसान के हाथ में मोबाइल है, और हमने जितना पैसा दिया किसानों के खाते में गया, और हर किसान उसको देख सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पैसा दिया वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में गया। हम उम्मीद भी करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जब 20 लाख करोड़ का हम पैकेज दे रहे हैं, जब हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास की संभावनाएं हैं, हम सारे द्वार खोल रहे हैं, तो आज तारीख तक छत्तीसगढ़ के किसान और देश के किसान अपने मोबाइल को खोज रहा है कि केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे हिस्से 1 रुपया भी आया क्या। फिर से आपसे कह रहा हूं, हमारे हिस्से में, किसान के हिस्से में 1 रुपया भी क्यों नहीं आया। तकलीफ इस बात की है। इसलिए जो पहला प्रश्न आपने कहा कि आज नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा कि आज आपको आजादी मिली, मैं कह रहा हूं ये किसानों के साथ धोखा है। इस तरीके से आडंबरपूर्ण बात किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। किसान हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं। आज हिंदुस्तान जब 33 करोड़ की आबादी थी हमारा देश, तब हम उनको आबादी को हम अनाज खिला नहीं पाते थे, अमेरिका का गेहूं हमको लेना पड़ता था, और इस बार चावल के मामले में बार बार दिल्ली हमको जाना पड़ा, केंद्र से आग्रह करना पड़ा, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से हमको प्रार्थना करना पड़ा कि छत्तीसगढ़ का आप चावल ले लो। तो केंद्र के खाद्य मंत्री जी ने कहा हिंदुस्तान के किसानों की बदौलत हिंदुस्तान के एफसीआई का पूरा गोडाउन 2 साल देश को खिला सकने वाले अन्न से भरा हुआ है, वो हिंदुस्तान के किसान है। और उनके साथ आप नई नई बातें कहते हैं तो कुछ हासिल तो हो ना। आप कर क्या रहे हैं? केवल घोषणाएं कर देने से 4 दिन तक आपने धारावाहिक चला दिया। आपने कहा 4 दिन हम पैकेज की घोषणा करते जा रहे हैं। अब सबको लगता है कि आपने लोन मेला, कृषि मेला जैसे लगाते ना, उस तरीके से अपना आयोजन भर कर दिया। लेकिन आज भी किसान को प्रतीक्षा है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हमें मिल क्या रहा है? कई सारे सवाल रविंद्र जी आपने उठा दिए हैं, ये कहते हुए कि ये आलोचना नहीं है लेकिन सवाल है। जेपी दलाल साहब हमारे साथ में हैं। हालांकि रविंद्र जी से पूछने के लिए मेरे पास में कई सवाल मौजूद हैं, पर जो मुद्दे उठाए रविंद्र जी ने, तो उस सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पर दलाल साहब और कमल पटेल जी हमारे साथ में। दलाल जी से शुरू करता हूं। दलाल जी, रविंद्र चौबे जी बहुत नाखुश हैं केंद्र सरकार की घोषणा से, मजाक मान रहे हैं, व्यंग मान रहे हैं। आप एक राय हैं, आपके साथी हैं रविंद्र चौबे जी, आप भी कृषि मंत्री हैं, वो भी कृषि मंत्री हैं, सहमत है? मैंने रविंदर जी की बात को मैंने ध्यान से सुना, और उससे ऐसा लगा मुझे कि सारे देश के किसान इस बात के इंतजार में है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, तब सारे देश के किसान का भला होगा। रविंदर जी इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश पे सबसे ज़्यादा शासन किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और किसान की सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसी की वजह से हुई है तो वो रविंदर जी की पार्टी है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता जी, लेकिन
मुद्दा ये है कि किसान के लिए करना क्या चाहिए। जी मेरे विचार से किसान को नंबर एक तो जो उपलब्ध है उसको सस्ते ब्याज पर पूंजी चाहिए। किसान को साहूकार से मुक्ति चाहिए। किसान की कमाई का मोटा हिस्सा बहुत सालों से साहूकार के पास चला जाता है। किसान के पास पूंजी की कमी रही है। साहूकार मोटा ब्याज 24%, 36% हर देश में अंदर मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है उसकी कमाई का वहाँ चला जाता है। पूंजी के बाद किसान को चाहिए क्या कि उसको अच्छा खाद चाहिए, अच्छा बीज चाहिए और जो फसल लगाने के लिए जो उपलब्ध जल चाहिए, अच्छी उपजाऊ भूमि चाहिए, ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं और किसान को जोखिम फ्री करे। ये चीज़ जोखिम कैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी आई है, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तीसरा मुद्दा आता है कि किसान को उसकी उपज के लिए सही भाव चाहिए और उसका मंडी चाहिए। ये तीन मुद्दे अगर सही ढंग से उसका समाधान कर दिया जाए तो किसान की हालत शुरू हो। आप ध्यान से देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल से केसीसी के माध्यम से ज़्यादा पूंजी उपलब्ध कराकर इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर भी 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इस चीज़ के लिए दिया गया है कि जो छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, जो ठेके पर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनको छोटे छोटे करके 4% ब्याज पे उनको पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दूसरा उन्होंने किया कि भाई जो भी किसान का उत्पादन है उसके लिए मंडियां जो है सारे देश की मंडी कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसको खोल दिया जाए और उसके लिए अच्छे जल की, अच्छे खाद की, अच्छे बीज की व्यवस्था की जाए। किसान की जो यूरिया है बहुत सारी मात्रा में उसका दुरुपयोग होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर लीम लेपल करके उसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद की। किसान के यहाँ पर खासकर मैं हरियाणा के उसमें जानता हूँ कि मिट्टी का तेल जो कार्डों में चल के बिक के गरीबों को बांटता था, घूम फिर के पेट्रोल पंप के माध्यम से पिछली सरकारों में ट्रैक्टर के अंदर आ जाता था। हरियाणा के किसान की जो फायदा हुआ है फसल बीमा योजना से, हरियाणा एक अकेला प्रदेश है कि हमने 2016 से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, हरियाणा के किसानों से 800 करोड़ रुपया, 850 करोड़ रुपया लिया है और 2550 करोड़ रुपया जो जोखिम जिसको किसान को हुआ है उनको बंटवा गया है। हरियाणा के अंदर मंडियों की व्यवस्था अच्छी है, फसल विविधीकरण की तरफ हमारा ध्यान है। किसानों की तरफ हरियाणा ने फसल का रेट घोषणा तो पहले से भी करते आए लोग, लेकिन फसल की जो है खरीद जो हरियाणा करता है, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बाजरा की खरीद की है, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरसों की खरीद की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं की खरीद की है और इस तरह से करते करते सबसे अच्छी नीति एक और बनाई है कि हमारे देश के अंदर तिल उत्पादन की तरफ, तेल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। विदेशों से हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते रहे। हमारे मेरे भाई मंत्री जी हैं, ये बताएं कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट होता रहा 20, 30, 40 साल से, क्या हम अपने देश में तिल का या तेल का या जो इनका उत्पादन नहीं, आज जब हो रहा है हम फसल बोने से पहले भाव की घोषणा करते हैं और ये एक फसल के भाव में कम बढ़ोतरी की है। भी नीतिगत फैसला है कि देश की ज़रूरत के हिसाब से हमें जो है कपास का उत्पादन ज़्यादा ज़रूरत है तो कपास का भाव ज़्यादा बढ़ाते हैं, सरसों के जो ज़्यादा ज़रूरत है तो सरसों का भाव ज़्यादा बढ़ाते हैं, चीनी की ज़रूरत है तो चीनी का भाव ज़्यादा बढ़ाते हैं। और फसल बोने से पहले हमने नीति को बदला है कि पहले क्या होता था, फसल तैयार होती थी तब भाव की घोषणा होती थी, आज जो है फसल बोने के वक्त पे घोषणा होती है। तो धीरे धीरे करके किसान को पूंजी सस्ती देके, उसको अच्छा खाद बीज देके, अच्छी मार्केट देके, जोखिम उसको फ्री करके और किसान की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी रखा है, मैं मानता हूं कि हमारा प्रदेश जो हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान है। हरियाणा के हजारों किसान मेरे भाई मंत्री जी हैं। छत्तीसगढ़ में मैं गया हूं, बड़ी अच्छी आधुनिक खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं और प्रति एकड़ जो है मैं बहुत सारे किसानों को जानता हूं जो रायपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो अच्छा 2-2, 3-3 लाख रुपए प्रति एकड़ का उत्पादन करते हैं। दला साहब, मेरा एक सवाल है आपसे और वो सवाल मेरा तीनों मंत्रियों से है
कि दरअसल कृषि विभाग है किसके लिए, ये समझ नहीं पाते लोग। ये किसानों के कल्याण के लिए है या सप्लायर के कल्याण के लिए है। जितनी भी स्कीमें देखता हूं अधिकांशतः वो लोगों के संदर्भ में, किसानों को लाभ कम है, उसमें सप्लाई जो करने वाले लोग हैं वो अपने समीकरण बिठा के क्या हम पकड़ा दें इस पर काम करते हैं। बीज के संदर्भ में गुणवत्ताहीन बीज, हम केवल और केवल समर्थन मूल्य पर बात नहीं करना चाहते। किसानों को ना तो अच्छी खाद मिल पाती है आपके विभाग के माध्यम से, ना अच्छे बीज मिल पाते हैं, समय पर खाद मिल जाए इसके लिए, यूरिया मिल जाए इसके लिए लोग तरसते हैं। अब रोशनी डालेंगे दलाल साहब इस समस्या के संदर्भ में कि किसानों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए ये जो सप्लायरों का मामला है, ये जो बिचौलियों का मामला है, इससे किसान को मुक्ति कैसे मिले। क्यों किसान को बाध्य किया जाता है कि आपको हमारे केंद्रों से ही बीज उठाना पड़ेगा, हमारे केंद्रों से ही खाद उठानी पड़ेगी। क्यों नहीं किसान स्वतंत्र है कि वो जहां से चाहे उठाए और उसको जो सब्सिडी मिलनी है वो सीधे उसके खाते में आए। क्या इसमें कोई ऐतराज है आपको? ऐसा हमारे जी नहीं, मैं एक चीज कहता हूं, धीरे धीरे करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारा का डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर से किसानों के खाते में पैसा जाना शुरू किया है, एक्सेप्ट एक यूरिया को छोड़ के। बाकी हर चीज का फसल का मूल्य उसके खाते में जाता है और जो सब्सिडी है वो उसके खाते में जाती है। जिस प्रधानमंत्री जो किसान का जो पैसा है वो उसके सीधे खाते में जाता है। हमारे यहाँ तो धीरे धीरे करके डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। और किसान का भलाई के लिए जो स्कीम बनेगी तो किसान हमारे देश के किसानी से, खेती बाड़ी से देश की जनसंख्या का बहुमत जुड़ा हुआ है। आधे से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई है। चाहे वो जमींदार का मालिक हो या खेत में काम, खेती और मजदूर हो, पशुपालन करने वाला हो, किसी भी तरह के छोटे मोटे काम से जुड़ा हुआ हो, अगर किसान को आप अच्छा भाव देते हैं, किसान की आर्थिक हालात बढ़ती है, सुधरती है, तो समझो कि सारे देश की आर्थिक हालात सुधरेगी। दलाल साहब, मैं एक सवाल आपसे और करता हूं, फिर पुराने साहब के पास चलूंगा। आपने कहा अगर अच्छा भाव मिलता है, ये अच्छा भाव कैसा होगा? पिछले साल जो कीमत थी उसके मुकाबले सब कुछ महंगा हो गया, पर आपने धान का समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया? 53 रुपए। प्रतिशत में देखें तो 2.5% की वृद्धि कोरोना काल में, संक्रमण काल में, समस्या के समय पे। इसके आधार पर आप चाहते हैं कि देश का किसान भरोसा करे कि आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों की हितैषी है, किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देने वाली है। लोग तो अभी तक ये भी नहीं जान पाए हैं आपके माध्यम से कि कौन सी आय कितनी थी और कितनी हो जाएगी, दुगने का मापदंड क्या है, ये भी लोगों को स्पष्ट नहीं है। थोड़ा रोशनी डाल दें, फिर मैं पुराने साहब के पास चलूं, उनके जहन में भी कई सवाल हैं। नहीं, हाँ, रोशनी में मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि भाव जब निश्चित करते हैं तो देश की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। अकेला गेहूं या धान से हमारी देश की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। हमें दाल भी चाहिए, हमें शुगर भी चाहिए, हमें तेल भी चाहिए। आप पिछले दिनों का बाकी चीज़ें देखिए, मोटे अनाजों का, दाल का, गन्ने का, इन चीज़ों के भाव कितने प्रतिशत बढ़े हैं। मुझे पता है कि आज सरसों का भाव पिछले 5 साल के अंदर 70% तक बढ़ चुका है। मिनिमम स्पॉट प्राइस पे हरियाणा ने 100% सरसों की खरीद की है, 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है। यही सरसों कांग्रेस के टाइम में कोई जीरो परचेज होती थी, 2,500 रुपये, 2,600 रुपये में बिकती थी। आज जो 4,425 रुपये के अंदर पूरी सारे किसानों की सरसों खरीदेगी। मोटा बाजरा है, मक्का है, ये बाजरा 1,000 रुपये, 1,200-1,100 रुपये में आज से 5 साल पहले बिकता था। अब जो 2,150 रुपये का भाव है, मक्का के भाव कम थे। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों के भाव किसान की इच्छा के अनुसार नहीं बढ़ पाते, लेकिन उसके पीछे भी एक लक्ष्य है कि हमें, हरियाणा जैसे है, हमने इंसेंटिव दिया है किसानों को कि जो किसान धान नहीं लगाएगा उसको हम 7,000 रुपये उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र से करेंगे। क्योंकि हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल हो गया है कि एक तरफ तो अत्यधिक दोहन पानी का करते हैं, एक तरफ पीने का पानी भी खत्म हो गया है। तो हम किसानों से हमने प्रार्थना की कि भाई डाइवर्सिफाई करें, अब धान के बजाय कपास लगाएं, मक्का लगाएं, तिलहन लगाएं, बागवानी करें। हम किसानों को साथ, और किसानों, हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया कि किसान हितैषी फैसला नहीं है, लेकिन मैं नमन करता हूं हरियाणा के किसानों को
कि उन्होंने स्वेच्छा से 1 लाख एकड़ के इस किसानों ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, आपका फैसला अच्छा है, आपकी योजना मेरा पानी मेरी विरासत, हम उसको समर्थन करते हैं। दलाल साहब ने एक अलग पहलू दिया है कि किसान अपनी जरूरत के अनुसार नहीं बल्कि देश की जरूरत के अनुसार उत्पादन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पुराणिक साहब के पास में आता हूं। पुराणिक साहब, आपने 2 कृषि मंत्री हमारे साथ में थे, रविंद्र चौबे जी की आपत्तियों को भी सुना, दलाल साहब के तर्कों को भी सुना। दोनों ही बातों के साथ में किसान के जीवन में कोई बदलाव अभी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसा कतई नहीं दिख रहा कि किसान जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसका कुछ हालात बदलने वाले हैं। फसल बीमा योजना नुकसान की भरपाई है, जीवन की समृद्धि का आधार नहीं। आप विपन्न थे, आप विपन्न ही रहेंगे। आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन उस नुकसान की भरपाई से आपका जीवन समृद्ध नहीं हो जाने वाला है। जिस कृषि की महत्ता पुरातन काल से गाई गई है, बताई गई है, वो कृषि कर्म करने वाला व्यक्ति आज भी लंगोटी में है। आपका इस क्षेत्र में विशद अध्ययन है सरकार की नीतियों के संदर्भ में, चाहे वो रविंद्र चौबे जी बोल रहे हैं और चाहे दलाल साहब बोल रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? केवल राजनीति या इसमें कोई समाधान आप खोज पा रहे हैं? फिर मैं चलूंगा कमल पटेल जी के पास में, लेकिन पहले आपसे बात। देखिए, राजनीति तो हमारे जीवन में सांस लेने से लेकर और सड़क से लेकर और गेहूं तक है, तो उससे तो आप इनकार कर नहीं सकते जी। मैं कुछ आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ बात रखता हूं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, आजादपुर सब्जी मंडी जी। आजादपुर सब्जी मंडी के आड़तियों की कारों का साइज, मकान का साइज साल दर साल बढ़ता जाता है, लेकिन जो किसान वहां सप्लाई करता है उसकी झोपड़ी का साइज फ्लैट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं मूल मसला ये है कि भाई पैसा कमा कौन रहा है। 2 रुपए किलो पे वो आलू बेच रहा है, वो हमको मिल रहा है 20 रुपए किलो। 1 रुपए किलो में प्याज बेच रहा है, हमको मिल रहा है 20 रुपए किलो। तो पैसा जा कहाँ रहा है? कस्टमर पैसा दे रहा है जी, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? साहब, ये सारी बातें कि डॉक्टर्स ने या ट्यूशन वालों ने डिमांड की, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए कि हमें इतने रुपए पर मंथ मिलने चाहिए, तब हम फीस देखेंगे, पेशेंट देखेंगे, इसलिए नहीं कि जैसे उनको लगता है मार्केट में प्राइस बढ़ा सकते हैं, डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ा देते हैं। किसान की दिक्कत क्या है कि प्राइस उसके हाथ में है ही नहीं, प्राइस उसके हाथ में है ही नहीं। वो तो जाके मंडी में दे आया माल कच्चा पक्का, वो स्टॉक के बाद क्या बिकेगा उसके हाथ में है नहीं। अभी फिर एक्ट के तहत अभी तो चेंज हो रहे हैं कि साहब उसी मंडी में जाके बेचना पड़ेगा। यानी मार्केट में लेना उसे सारा महंगा है और बेचना उसे उस भाव पे जो एमएसपी या मंडी तय कर रही है। मेरे ख्याल से किसान का सिर्फ एक काम कर दें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ना लोन चाहिए ना कुछ चाहिए, भाई उसकी फसल का जो उसे मूल्य मिलना चाहिए, जिस हिसाब से और जगह सैलरी वेजेस बढ़ रही हैं वहां बढ़ जाए, और जो खरीदने वाला है विपन्न वाले को तो खाद्य सुरक्षा दे दी जाए। लेकिन एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जो हर साल बढ़े हुए ट्यूशन की फीस दे रहा है, डॉक्टर की फीस दे रहा है, वो महंगे भाव के गेहूं भी खरीदेगा और महंगा चावल भी खरीदेगा। मुझे क्या लगता है कि सारा एक बड़ा वर्ग ये है जो ये चाहता है कि किसानों की जो फसल बेचने वाला काम है वो उसको, उसका सिस्टम ऐसा बन गया है कि उसको उसका भाव मिलना ही नहीं है सही। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं, गुजरात में अमूल जैसा ऑर्गेनाइजेशन गेहूं डेयरी के काम को इतना बड़ा कर सकता है कि सबको उसमें कमाई है। छोटा 50 लीटर वाला भी कमा रहा है, 100 लीटर वाला भी कमा रहा है। इस क्षेत्र में अभी बजट में घोषणा की गई थी एफपीओ की, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ बने, अपने आइटम के ब्रांड बनाए और प्रोफेशनल के तरीके से काम करें। देखिए, मूल बात है कि मार्केट से मेरे को मेरे हिसाब से रेट मिल जाए, मुझे रेट मिल जाए, ना तो मैं लोन लेने जाऊंगा। अभी दिक्कत क्या है, भाव उसका 10 रुपए का होता है, रो पीट के 8 रुपए मिलते हैं। और सारे कृषि मंत्री बैठे हैं, मैं सबके हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, मार्केट से ऊपर कोई मंत्री नहीं होता। आप एमएसपी कुछ भी लगा लो, एमएसपी तो कुछ काम ही नहीं करेगी। मार्केट में सस्ते भाव में बेचना पड़ता है, उसको एमएसपी नीचे बिकता है। एमएसपी नीचे बिकता है तभी तो मध्य प्रदेश भावांतर स्कीम लेके आया जी। इसका मतलब बहुत साफ है कि एमएसपी का सांकेतिक मतलब है। लेकिन साहब, ये तो तात्कालिक उपाय है। बड़े उपाय तब बनेंगे जब बायर्स और सेलर्स दोनों बड़ी क्वांटिटी में होंगे, और छोटे छोटे किसानों को आप एफपीओ से ऑर्गेनाइज करो, कोऑपरेटिव से ऑर्गेनाइज करो, वो प्राइस बार्गेन करे
और मंडियों तक सीमित न रहे, कहीं भी बेचे, आईटीसी को बेचे, टाटा को बेचे, बिरला को बेचे, मुझे अधिकार है मैं चाहे जिसको माल बेच दूं। अगर मान लो आज तक चैनल मुझसे कहे कि साहब इस तरह जाके आपको 10,000 रुपए ज्यादा देंगे, मैं अपनी सेवा वहां बेच दूंगा, पर किसान को अधिकार नहीं है, किसान को मंडी में जाके बेचना है। तो किसान के साथ व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि उसकी किस भाव पे बेचे उसका नियंत्रण नहीं है। वो तब बनेगा जब प्रोफेशनल तरीके से उसके ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे और उसके पास एक वैरायटी ऑफ बायर्स होगी। उससे पहले आप एमएसपी बढ़ा लीजिए, कर्ज माफी कर लीजिए। मुझे करीब 30 साल हो गए अर्थशास्त्र पढ़ते हुए, मैं क्या देखता हूँ, एक साल तो किस प्याज के भाव 70 रुपए किलो हो गए और अगले साल जाके उसने फ्री में सड़क पे बेच दिए। हर 3 साल में साहब कर्ज माफी होगी। ये प्रोसेस ऐसा है, ये रास्ते हल नहीं निकलेंगे, इससे समाधान नहीं निकलेगा। आलोक पुराणिक जी ने बड़ी जायज बात कही है, किसानों को उनका उत्पाद उनकी शर्तों पर बेचने का माहौल बना दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी। कमल पटेल जी हमारे साथ में। कमल जी, आपसे जानने का विषय है कि इसमें दिक्कत क्या है? क्या किसानों को यह अधिकार भी आप जैसे किसान नेताओं के होते हुए भी नहीं मिल सकता कि वो अपनी मर्जी से अपना माल बेच सके? दूसरा, जो बात पुराणिक साहब ने कही, एक रिपोर्ट भी आई हुई जिसमें यह बताया कि समर्थन मूल्य पे केवल 6% किसान ही देश में लाभ प्राप्त कर पाते हैं, बाकी लोग औने पौने दामों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए विवश रहते हैं। आपने एमएसपी घोषित की, क्या इसके साथ कानून बनाने में कोई ऐतराज है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी बिचौलिया इससे कम कीमत पर अगर खरीदता है तो वो कानूनन अपराध होगा? तभी तो एमएसपी का कोई महत्व रह जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे कम कीमत पर बिक ही नहीं सकता, तब उसका महत्व है। यहां तो हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में धान के संदर्भ में रविंद्र चौबे जी बता रहे हैं, पर कीमत तय कर रखी है, सीमा लगा रखी है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल से ज्यादा धान हम नहीं लेंगे। दुनिया में कोशिश की जाती है उत्पादन बढ़े, या उल्टा हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन है। और ऐसा रविंद्र चौबे जी ने किया, ऐसा नहीं है। पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने ये नीति बनाई, इन्होंने उसे फॉलो किया है। किस लिए? आप किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या हतोत्साहित करना? रोशनी डालेंगे कमल जी? आवाज गई जी कमल जी, आपसे सवाल यह कि आखिर आप लोग करना क्या चाहते हैं? किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या हतोत्साहित करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीतियों से किसानी करने के लिए लोग उत्साहित हों, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। हिमांशु जी, आवाज गई? जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि किसानों के लिए आपने समय निकाला और चर्चा की है। जी, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी कमल जी, पूरी तरीके से आ रही है। कि उन्होंने एक देश एक बाजार जी, और किसानों की आय दोगुना करने का फैसला लिया है, संकल्प लिया है। और उनके मार्गदर्शन में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने 1 अप्रैल को जी मंडी एक्ट में संशोधन किया है जी, और नया मंडी एक्ट बनाया है। उसमें यह कहा कि अब मंडी की, अगर एक व्यापारी भोपाल मंडी में लाइसेंस लेता तो मंडी के अंदर खरीद सकता है, अब हमने उसको छूट दी, पूरे प्रदेश में खरीद सकता है जी। इसके अलावा देश का ई ट्रेडिंग हो सकता है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास से बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे यहाँ से किसान के खेत से, खलिहान से खरीद सकता है। ये हमने संशोधन किया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जी। दूसरा, अभी हमारे रविंद्र चौबे जी कह रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ 93 से 98 तक ये मंत्री रहे मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ एक था जी। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में जाते जाते वो 15 पैसे रह जाते हैं, दत्ता के दलाल खा जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, तो दलाल किसके हुए? और हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो गांव तक 1 रुपया जाएगा सीधा। और बिचौलिए खत्म किए, जनधन खाते खुलवाए। उस समय यही कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी का मजाक उड़ाया था कि जनधन खाते खुलाने से क्या होता है, पैसे तो डाले ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई इंदिरा आवास की जगह, इंदिरा आवास आती थी एक गांव में 1, 2, 3,
एक अनार 100 बीमार भ्रष्टाचार होता था। सरपंच को पैसा जनपद सरपंच जनपद को देके आता था, जनपद जिले को देके आती थी, जिला प्रदेश को देके आता, प्रदेश दिल्ली में देके आता था। ये भ्रष्टाचार था। मोदी जी ने सारे बिचौलिए खत्म कर दिए और सीधा खाता जनधन खाते में गरीब के प्रधानमंत्री आवास का गया, और इसलिए एक पैसा भी करप्शन नहीं हुआ। इसलिए 8 करोड़ से अधिक मकान बन गए। 8 करोड़ से अधिक माता बहनों को गैस टंकी चूल्हा मिल गया। और इन 5-6 साल के अंदर जो काम 50 साल में नहीं हुआ, 60 साल में वो काम करके दिखाया। और अब किसानों के लिए सुनिए, किसानों की बात कर रहा हूं मैं जी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सीधा कहा कि बिचौलिए खत्म, जिस प्रकार की पुरानी जी कह रहे थे। मैं खुद किसान हूं जी, मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं जी। अगर मैं गोभी लगाता हूं, मैं मिर्ची लगाता हूं, मैं टमाटर लगाता हूं, मेरी जमीन, मेरा 12 आना खर्च होता है, 3 महीने लगते हैं। मेरा पूरा परिवार सांप, बिच्छू, गोयरा, बिजली, कीचड़, गर्मी, धूप मेहनत करता हूं। और जब मंडी में जाता हूं तो वही 1 रुपए की सब्जी 1.25 रुपए में, 1.25 रुपए वाला 1.5 रुपए में, 1.5 रुपए वाला 2 रुपए में, उपभोक्ता को 3 रुपए में। एक दिन में 1 से 3 करते हैं व्यापारी बिचौलिए। यही बिचौलिए मोदी जी ने खत्म किया है। और हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया है कि अब किसान को मंडी में जाने की अनिवार्यता नहीं है। मंडी वाला खुद किसान के घर आएगा, दिल्ली वाला किसान के घर एडिटिंग कर सकेगा। और किसान खुद, अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना दी है। देखिए, गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश के विकास होगा। और यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन खाली भाषण देते रहे कांग्रेसी 50 साल। न गांव की चिंता की, न किसान की चिंता की। गांव की और किसान की किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। पहले कांग्रेस के 50 साल में 20% लोग शहर में रहते हैं, 80% गांव में रहते हैं। 20% के लिए 80% खर्च किया और 80% के लिए 20%, इसे विकास का पहिया उल्टा घुमा। गांव और शहर अलग हो गए, शहर हो गए इंडिया, गांव भारत रह गया। लेकिन अटल जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव के लिए, आज गांव गांव में सड़कें हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना। और जब मोदी जी आए तो प्रधानमंत्री आवास, गैस टंकी चूल्हा और हर घर जल योजना लेकर आए हैं। और अब किसान को सीधा अधिकार दिया है कि वो अपना समूह बनाए प्रधानमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में। अब मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में 10 लाख का मकान है और हमारा 200 लोगों का मकान, तो 10-10 लाख के मकान हो गए, 100 लोगों का 10 करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी हो गई। पहले 2 रुपए की जमानत नहीं होती थी कोर्ट में, कांग्रेस के राज में 2 रुपए कोई लोन नहीं देता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री स्वामित्व से सर्वे होने के बाद उसको पट्टा मिलेगा, उसको दस्तावेज मिलेंगे। इससे गांव का किसान भी अब व्यवसाय कर सकेगा। अब वो अपना वेयर हाउस बना सकेगा, अपना कोल्ड स्टोरेज बना सकेगा। मैंने सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले सबकी बात सुनी, मेरी भी बात सुनिए, आप बिल्कुल मुझे मत टोकिए। और अब वो समूह बनाकर फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेगा, कृषि उपकरण बना सकेगा, फैक्ट्री डाल सकेगा। और सीधे किसान खुद खेती भी करेगा, खुद व्यापारी बनेगा। हम लाइसेंस देंगे उसको व्यापार का, मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया है। और खुद निर्यातक बनेगा। और ये बिचौलिए खत्म होंगे जो 1 के 3 व्यापारी बिचौलिए कमाते थे। अब मोदी जी ने उनको, किसानों को अधिकार दिया है कि खुद खेती भी करो, खुद व्यापारी बनो और खुद निर्यातक बनो। अब बिचौलियों को बाहर करो। अब आया असली में किसानों का राज, गांव का राज। और 70% गांव के लोगों को आजादी मोदी जी ने दिलाई है 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की है। कांग्रेस ने तो गांव को 2nd दर्जे का नागरिक बनाकर रखा था। न रोड गांव में, न बिजली, न सड़क, ये स्वच्छता। आजादी के 50 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन हमारे माता बहनें लोटा लेके जाती थी, हमारे माथे पे कलंक था। वो कलंक भी मिटाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय घर घर बनाकर। और जब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल प्राचीर से भाषण दिया था, मैं भी वहां दिल्ली में था, और उन्होंने कहा था कि गांधी जी का सपना हम साकार करेंगे और घर घर शौचालय गांव गांव में खुले शौच से मुक्त कराएंगे। तो कांग्रेस ने और कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से शौचालय की बात कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी सोच, आज वो लोग शौच विरोध करते थे, आलोचना करते थे, वो आज प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो गांव गांव में शौचालय नहीं होते, गांव गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनते, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना नहीं आती, नल घर जल योजना नहीं आती। एक व्यवस्थित प्लानिंग से किसी ने विकास किया है तो 50 साल बनाम 5 साल मोदी जी का भारी पड़ेगा। अगर मैं
कहूं कि एक पलवे में तोड़ा जाए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी को बिठाया जाए, मोदी जी को, और एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और सारे कांग्रेस और विपक्ष के प्रधानमंत्री को बिठाओ, तो मेरे प्रधानमंत्री का पलवा 5 साल का 50 साल पे भारी है। और इसलिए अब गांव आजादी मिली है, अब गांव का विकास होगा, किसान का विकास होगा। एक उदाहरण और देना चाहता हूं मध्य प्रदेश का। अभी 2 महीने पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अभी शिवराज जी बने 23 मार्च को। मैं जब मंत्री बना, कृषि मंत्री, सुनिए जरा जी, मैं 25 मार्च को यहाँ आकर मैंने चार्ज लिया, तो मेरे को प्रमुख सचिव ने कहा कि सर चने की और सरसों की खरीदी करना है, ये कृषि विभाग के माध्यम से होगी, तो आप इसमें अनुमोदन कर दें। मैंने देखा कि हरदा के अंदर 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीद रहे हैं, जबकि 25 कुंटल होता है। छिंदवाड़ा में 17 होता है, लेकिन 19 कुंटल खरीद रहे हैं। कृषि मंत्री सचिन यादव थे मेरे से पहले, उनके यहाँ 20 कुंटल 22 कुंटल चना होता, 15 कुंटल खरीद रहे हैं। 46 जिले में 15 कुंटल और छिंदवाड़ा में 19। हमने कहा ये नहीं चलेगा, शिवराज सिंह जी सिर्फ सीहोर के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे प्रदेश के हैं, और इसलिए हमने 20 कुंटल चना किया। सरसों जो चंबल ग्वालियर में होती 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे, उसको हमने 20 कुंटल किया, और इससे 762 करोड़ रुपया किसानों को ज्यादा मिला है, लाभ, शुद्ध लाभ। क्योंकि 13 कुंटल खरीदे, एक किसान है, मैं मान लो मैंने 1 हेक्टेयर छोटा किसान हूं, 20 कुंटल पैदा किया, 13 कुंटल कांग्रेस के राज में, वो भी भारत सरकार पैसा दे रही थी, 4425 और बाजार में 3400, तो 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर, उसका एक 7000 का नुकसान था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने उसको 20 कुंटल किया पूरे प्रदेश में शिवराज जी ने, और इसलिए 7000 रुपए हेक्टेयर का फायदा सरसों वालों का और 5000 रुपए हेक्टेयर का फायदा चने का हुआ। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रधानमंत्री ने नारा दिया, उसको हमने यथार्थ आधार पर लाए। सचिन यादव के साथ भी कमलनाथ जी ने अन्याय किया था, 15 कुंटल किया था, हमने उसको 20 कुंटल किया है। और आप कमल जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो कुछ सवाल भी हो जाएं। आपने बड़े विस्तार से सब बता दिया, हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि मैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से बात कर रहा हूं या कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से बात कर रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका में आप मुझे मध्य प्रदेश में दिखाई दिए। बहरहाल मेरा सवाल यह है कमल जी, इतना सब कुछ आपने किया, सब कुछ आपने विस्तार से बताया, नरेंद्र मोदी जी जब इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो आप गेहूं पे बोनस देते थे, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार धान पर बोनस देती थी, किसानों के लिए देती थी। आपकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों के बोनस पे डंडी मारी। जब यहां पर हाहाकार मचा तो चुनाव आने से 1 साल पहले केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी कि ठीक है आप बोनस दे दीजिए। चुनाव हुआ, सरकार निपट गई, बोनस की योजना निपट गई। छत्तीसगढ़ सरकार गुहार करती रह जाती है कि बोनस की अनुमति दे दीजिए, केवल अनुमति, पैसा भी नहीं मांग रहे। आपकी केंद्र में बैठी हुई किसान हितैषी सरकार तैयार नहीं होती, मध्य प्रदेश में गेहूं पे बोनस देने के लिए सहमति नहीं देती। थोड़ा रोशनी डालेंगे, किसानों के संदर्भ में इतनी हिमायती है, इतनी हितैषी है, उनको जीवन स्तर को उठाना चाहती है, तो राज्य सरकार है जो स्वयं के संसाधन से देने को तैयार है। आपसे पैसे मांगते देते नहीं, अनुमति तो दें। आप अनुमति देने से भी इंकार कर देते हैं। आप स्वयं किसान हैं, इस नीति के संदर्भ में थोड़ी रोशनी डालेंगे कमल जी? हमारे, बिल्कुल डालूंगा जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को स्वाभिमानी और अब आय डबल करना चाहते हैं, और इसलिए उनको समर्थन मूल्य पर उनका बढ़ाया। कांग्रेस के समय 1 रुपये 2 रुपये बढ़ता था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। मनमोहन सिंह थी 2007-8 में प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय राजस्व मंत्री था मध्य प्रदेश का, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी। और जब मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा तो हम एक पैकेज मांगने गए थे प्रधानमंत्री जी से, मैंने चर्चा की थी उनसे, और शरद पवार जी कृषि मंत्री थे उस समय। 800 पुरानी जी ने जो अभी बात की उनका जवाब दे रहा हूं मैं जी, कि उस समय 855 रुपए समर्थन मूल्य था गेहूं का जी। और कारगिल और आईटीसी कंपनियों ने 950 में पूरा हिंदुस्तान से गेहूं खरीद लिया। एफसीआई को 1 कुंटल गेहूं भी किसान ने नहीं दिया, क्योंकि समर्थन मूल्य था 855 और 950 में खरीद लिया। 1 रुपए भी किसान को ज्यादा मिलता वहां जाता है। और बाद में आईटीसी और कारगिल कंपनियां 1150 में भारत सरकार को गेहूं देने को तैयार थी, लेकिन भारत सरकार ने नहीं लिया और विदेशों से ग्लोबल टेंडर कराया। 1350 रुपए कुंटल का आया, फिर मना किया, फिर डबल से टेंडर कराया और क्या कहा कि हमको खरपतवार रहित चाहिए, और वो 1650 रुपए में लाए। और 1650 रुपए में ऐसा सड़ा गेहूं आया जो जानवर भी नहीं खाते, वो इंसान गरीबों को दिया गया। और मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अगर आप 100 रुपए ज्यादा कंपटीशन में खरीद लेते
आईटीसी कारगिल से, तो 100-150 रुपए किसान को ज्यादा मिलता और आपको 1600 1650 में नहीं खरीदना पड़ता और 14,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो नहीं होता। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा इस बार गलती हो गई, अगली बार नहीं करेंगे। मैं गलत नहीं बोला हूं, सबके सामने वीडियो होगा, देख सकते हैं उस समय का। यह है कांग्रेस का चरित्र। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हमारी सरकार वो करती है। और इसलिए हमने देखिए एक विडंबना थी कि चना और सरसों सरकार खरीदती है। अभी मैं कृषि मंत्री हूं, एक दिन में 25 कुंटल था, हमारे 40 कुंटल कर दिया। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के मिस्टर विवेक अग्रवाल जी, जो मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी है, मैंने उनको फोन लगाया और मैंने कहा कि विवेक जी ये कौन सा नियम है कि किसान एक दिन में 40 कुंटल बेचेगा, 60 कुंटल क्यों नहीं, 200 कुंटल क्यों नहीं, और इसलिए उससे आने जाने में कितना डीजल लगता है, कितना समय और कितना टायर। उसने कहा सर मुझसे पहले कोई अधिकारी था महान, उसने कर गया, आपकी बात सही है, आप चिट्ठी लिखिए मैं चेंज करता हूं। मैंने कृषि मंत्री जी से बात की, नरेंद्र सिंह तोमर जी से, और वो लिमिट हटा दी। उसके कारण क्या फायदा हुआ, जो सरसों बाजार में 3400-3600 बिक रही थी, अब किसान एक साथ 200 कुंटल माल ले गए सोसाइटी पे, तो वो हो गई 4400 रुपए। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। अरे कमल जी ये तो बात ठीक है, पर बोनस के संदर्भ में दंडी जो मारी है उस पर क्यों नहीं बोल रहे आप? ये सवाल का उत्तर कहां मिला कि आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं पर बोनस देने से मना करवा दिया, राज्य सरकारों को छत्तीसगढ़ में बैठे हुए किसानों को धान पर बोनस देने से इंकार कर दिया। इसलिए रविंद्र चौबे जी, भूपेश बघेल जी एक नई योजना लेकर आए, न्याय योजना के नाम पर दूसरा रास्ता खोजे। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये सवाल है। मेरी बात सुनिए, देखिए हमारी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों का पूरा गेहूं खरीद रहे हैं। ये पहले खरीदते थे, पिछली बार कांग्रेस ने 25 मार्च से शुरू किया, सरकार ने कमलनाथ जी की ने 31 मई तक खरीदा 63 लाख मीट्रिक टन। और हमारी इस सरकार ने कोरोना के कारण 16 अप्रैल से शुरू किया और आज 3 जून है, हमने खरीद लिया है 125 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं। हमारा लक्ष्य था 100 लाख मीट्रिक टन, और इस प्रकार हमने हजारों करोड़ का ज्यादा गेहूं खरीदा, डबल पिछली बार से। हमने चना का, सरसों का कांग्रेस की सरकार ने मांगा भारत सरकार से 5,86,000 मीट्रिक टन, और भारत सरकार ने दी अनुमति 11,11,000 मीट्रिक टन। इन्होंने सरसों मांगा 1,86,000 मीट्रिक टन, और हमारी भारत सरकार ने दिया 4,18,000 मीट्रिक टन। और इसलिए 3,000 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बोनस उपहार और किसान को हम इस तरह से उपहार देने का नहीं करते, हम किसान को उसका वाजिब जो उनने पैदा किया उतना खरीद रहे हैं, और जो वाजिब है उतना हम खरीद रहे हैं, ये कहना है कमल जी का। मैं रविंद्र जी के पास वापस आता हूं। रविंद्र जी, आपने कमल पटेल जी की तमाम दलीलों को सुना, जेपी दलाल जी की बात को सुना, पुराणी जी की बात को सुना। एक बात जो कमल पटेल जी ने कही कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने ई आधार पर भी अनुमति दे दी है किसानों को, मंडियों के संदर्भ में स्वतंत्रता दे दी है। क्या आपको लगता है इससे किसानों की दशा में बदलाव आएगा? ये एक सवाल आपसे। और क्या जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं वो भी इसका अनुसरण करेंगी? दो प्रश्न आपने किया, उसके पहले आपने जो पहला प्रश्न किया था जी कि क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसी किसान के खाते में 1 रुपया गया, इसका उत्तर नहीं मिला। जी। आपने दूसरा प्रश्न किया था क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बोनस या 2500 रुपया की हमने जो घोषणा की थी उसके लिए केवल कागज में यस करना था, अनुमति देना था, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? बड़ी हितैषी सरकार है, तो इसके बारे में भी आदरणीय कमल भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि विधानसभा में मेरे साथ में रहे हैं, हमारे अनुज जैसे हैं, लेकिन उन्होंने बोलते बोलते पंडित नेहरू तक का जिक्र कर दिया और उन्होंने अपने सरकार की बड़ी तारीफों के पुलिंदे कर दिए कि मिशन जल शक्ति में हर घर नल से जल होगा, और उन्होंने कह दिया कि शौचालय बनाए जा रहे हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान में एक सिंचाई जल परियोजना केंद्रीय सरकार ने कहीं शुरुआत की हो तो बताइए, उसके लिए पानी की जरूरत होगी। और भाखड़ा नंगल से लेकर के हीरा कुंड तक सब कांग्रेस सरकार की देन है। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, उनके सोचने का जो स्तर था उस पर उन्होंने सारे हिंदुस्तान की, अभी हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो शायद आम सभाओं में जो बात कहनी उसको उन्होंने कह दिया, उसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक सौदा पत्रक के माध्यम से खरीदने के लिए मंडी एक्ट में उन्होंने संशोधन किया है, मध्य प्रदेश का ऐसी जानकारी एक उन्होंने दी
छत्तीसगढ़ में ये पूर्व से ही जारी है, इसलिए छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, वन नेशन वन मार्केट की जो बात है, मैंने शुरुआत में ही कही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना इसकी घोषणा या आडंबर करने की केंद्र सरकार को जरूरत है, क्योंकि किसान अभी भी अपना उत्पाद कहीं भी ले जा सकते हैं। हम लोगों ने तो पाकिस्तान तक अपना लाल टमाटर अपने क्षेत्र का बेचा हुआ है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आखिरी मूल बात में मैं आता हूं जी। आदरणीय पुराणिक जी ने बहुत विद्वतापूर्ण कुछ बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में और हिंदुस्तान में अगर किसानों की मदद करना है तो माननीय पुराणिक जी ने जो बातें कही, हम सबका बहस और चिंतन उस दिशा में जाना चाहिए। आपने कहा कि मिडिल मैन का काम खत्म हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको आज आवश्यकता पड़ेगी कि सप्लाई चेन के बारे में केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। आज मक्के का समर्थन मूल्य आपने घोषित कर दिया 90 रुपया इजाफा करके, और पुराना मूल्य है 1760 रुपया। आज मार्केट में पूरे हिंदुस्तान में 1100 रुपया ऊपर से मक्का बिक नहीं रहा है, तो जवाबदारी किसकी है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने घोषित किया, आप नेफेड को लगा देते, आप ट्राइफेड को कर देते, आप एनसीसीएफ को कर देते, हमारे किसानों का मक्का खरीदो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, और महानगरों में जहां उसका डिमांड हो वहां आप सप्लाई करो। तो एक सप्लाई चेन के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। पहली बात, तभी हम किसानों को कीमत दे पाएंगे। वन नेशन वन मार्केट जैसी आडंबरपूर्ण बातें करने से किसानों को कोई लाभ नहीं होना है। दूसरी बात, जब किसानों का सप्लाई चेन शुरू होगा तो लॉजिस्टिक सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि तत्काल किसान कोई उत्पाद अगर देता है हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मार्केट में, अगर उसका रेट कमिट होता है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक को उसकी कीमत अगर किसान को मिल सकता है, तो लॉजिस्टिक जो चेन है उसको और सशक्त बनाया जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में जब किसानों का इनपुट कास्ट के बारे में चर्चा होती है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं फिर से आलोचना की बात नहीं कह रहा हूं, हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हर आम सभा में केंद्र की सरकार बनने के पहले आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, आपने कहा था लागत मूल्य से 1.5 गुना कीमत दी जाएगी, आपने कहा था किसानों की माली हालत सुधारी जाएगी, आपने कहा था फर्टिलाइजर में और इनपुट में लगने वाले कास्ट की लागत मूल्य को कमी की जाएगी। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप प्रश्न करें कि इस देश में जितनी घोषणाएं आपने की थी उसको करने के बजाय 4-4 दिन तक आत्मनिर्भर भारत का धारावाहिक आपने चला दिया, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, हमने दिया छत्तीसगढ़ में 53,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया है, और केवल 53 रुपया की वृद्धि करके धान की सपोर्ट प्राइस 1868 रुपया। क्या कमल पटेल इसका स्वागत करेंगे? क्या आदरणीय भाई दलाल साहब इसका स्वागत करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी? किसानों को हम 2500 रुपया दे रहे हैं, और आप जिस तरीके से 53 रुपया की वृद्धि किए ना, एक साल में 53 रुपया, तो केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के मुकाबला में किसानों को देने वाली राशि के बराबर आने में 16 साल लगेंगे। 16 साल आपने कहा किया कुछ नहीं, बातें ही बातें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो भी कुछ करें, सबसे पहले आदरणीय पुराणिक साहब ने कहा ना, किसानों के खाते में पैसा जाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को खाते में जाने वाली राशि मत माने, पैकेज का हिस्सा भी मत माने, क्योंकि निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी 700 रुपया मिलता है, और केंद्र सरकार जो सम्मान निधि कहती है ना, वो निराश्रित पेंशन से कम 500 रुपया महीना होता है। इससे किसान संतुष्ट होने वाले नहीं है, और ये किसानों की हितैषी सरकार का कोई कदम हो ही नहीं सकता। अच्छा रवि जी, एक सवाल आपसे और फिर मुझे दलाल साहब के पास जाना है। दलाल साहब ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी, उस पर आपकी टिप्पणी बड़ी जरूरी है। दलाल साहब ने यह कहा कि जो देश की जरूरत है उसके अनुसार उत्पादन की व्यवस्था होनी चाहिए। जब पहले भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय फसल चक्र परिवर्तन की कोशिशें आपकी सरकार ने की थी। दलाल साहब ने जो ये बिंदु उठाया है कि भाई धान इतना ज्यादा उगाने की जरूरत क्या है, देश की जरूरतें दूसरी हैं, तो क्या ऐसी पहल की दिशा में आप लोग कोई प्रयास करेंगे? मैं निश्चित रूप से हिमांशु जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं।
छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 39 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की है। 1,25,00,000 मीट्रिक टन हमारा धान का उत्पादन है। 85 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा। इसलिए इस साल नीति बनाई। केंद्र सरकार ने कहा कि 1815 रुपया से ज्यादा 1 रुपया भी आप नहीं देंगे, वरना आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। इसीलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पैसा दिया, और केवल धान में देते तो केंद्र सरकार फिर से आपत्ति करती। इसलिए हमने लिखा है कि मक्का का फसल अगर धान के बदले किसान लेगा तो हम धान में 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे हैं, मक्का में हम 12,000 रुपया प्रति एकड़ देंगे। और इस साल गन्ना में हम लोगों ने 13,500 रुपया प्रति एकड़ अतिरिक्त किसानों को दिया है। और इस योजना के अंतर्गत हमने मक्का का, गन्ना का, दलहन का, तिलहन का, कोदो को, कुटकी को धान के साथ शामिल किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे आदरणीय हिमांशु जी कि छत्तीसगढ़ में धान के फसल के साथ साथ इन फसलों में भी हम किसानों को अतिरिक्त लाभ देने वाले हैं। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में ये योजना बना लिया है। आदरणीय दलाल साहब ने जिस बात को कहा, मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। ये योजना हरियाणा में पहले से लागू है और छत्तीसगढ़ में सौभाग्य से आदरणीय भूपेश जी की सरकार ने भी इस योजना को मूर्त रूप देने का फैसला ले लिया है। हमने योजना बना डाली है। तो दलाल साहब, आपके लिए एक सराहनीय बात हो सकती है कि जो बात आपने उठाया उसके संदर्भ में कांग्रेस की सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं कि हां, इस दिशा में कदम उठने चाहिए। लेकिन दलाल साहब, आपसे मेरे 1-2 और छोटे सवाल हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर सरकारें उत्पादन बढ़ाना चाहती हैं या कम करना चाहती हैं? जैसे कमल पटेल जी ने कहा कि 13 क्विंटल की लिमिट थी, हमने 20 क्विंटल कर दिया। पर यह लिमिट किस लिए है? आप क्यों चाहते हैं कि किसान अपने खेत में प्रति एकड़ इससे ज्यादा उगाए नहीं? ये सीमा में बांधने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है आप लोगों को? क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं इसलिए? क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पुराणिक साहब ने कहा, वो पूरे देश में समान रूप से अगर लागू हो कि इससे कम में बिकेगा ही नहीं, तो ये लिमिट लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कई प्रदेशों के हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे अच्छी बात सबने की है, और हमारा मकसद पार्टी लाइन की बजाय किसान हित की बात करना होना चाहिए जी। और अभी मैंने कृषि मंत्री बनते से ही एक छापा डलवाया तो 3 करोड़ का मिर्ची का बीज हमने पकड़ा है, नकली बना रहे थे, और अभी हम जांच करवा रहे हैं। और इस प्रकार किसान को असली अच्छा बीज गुणवत्ता का मिले, खाद की व्यवस्था हमने 12.5 लाख मीट्रिक टन की भंडारण कर लिया है। पिछली बार किसानों को कांग्रेस की सरकार में 265 का डीएपी 500 रुपए में मिला था, जानबूझ के इन्होंने ब्लैक कराई। लेकिन हमने इस बार पहले से ही 55% सरकारी और 45% व्यापारियों को छूट दी है, और भंडारण 12.5 लाख मीट्रिक टन कर लिया। जून में जो बोनी के लिए हमको बोनी के समय 10 लाख मीट्रिक टन चाहिए, और बीज की व्यवस्था भी अच्छी गुणवत्ता की है। और अगर किसी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसलिए किसान को आपने सही मुद्दा उठाया है कि असली बीज गुणवत्ता युक्त मिले, उसको समय पे मिले, उसको खाद मिले, उसको अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां मिले। क्योंकि हमको जो सिस्टम मिला है 50 साल का कांग्रेस का, वो भ्रष्ट और सड़ा गला मिला है। इसको ठीक करने में प्रधानमंत्री जी को 5 साल 6 साल लगे। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने, मैं 2 बात फिर कह रहा हूँ आपसे, जो स्वामित्व योजना है वो ग्रामीण विकास की बात नहीं, किसान की बात है। अब गांव के व्यक्ति की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। मेरा अगर गांव के 100 करोड़ की वैल्यू है मकानों की, प्लाट की, तो किसान का समूह बनाकर हम 50 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, और 50 करोड़ की हम लिमिट लेंगे। तो गांव के लोगों को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है व्यवसाय करने का। और नहीं तो कांग्रेस के शासन में गांव के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर 1 करोड़ का भी मकान है तो 5,000 की जमानत नहीं ले सकता, न 5 रुपए का व्यवसाय कर सकता। किसान को सिर्फ खेती करो और घाटे का सौदे में पड़े रहो। ये प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान को खेती भी करना सिखाया, लेकिन व्यवसाय करना भी सिखाया है। और हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया, किसान को हम लाइसेंस देंगे, मंडी का भी देंगे और निर्यात का भी देंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी देंगे और वेयर हाउस का भी देंगे। अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं। अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं, ये कहना है कमल पटेल जी का। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आलोक पुराणे जी का। आलोक पुराणे जी से हमारी बात उतने विस्तार से नहीं हो पाई जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। पुराणे जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आने वाले समय में जरूर आपके साथ अलग से भी चर्चा के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 3 सम्मानित कृषि मंत्रियों की भावनाओं को सुना,
सबके पास अपने विचार थे, अपने ख्यालात थे। सब एक राय थे कि किसानों की दशा सुधारने की वाकई जरूरत है और वह दशा केवल और केवल इस आधार पर नहीं सुधर सकती कि आप भाव दे दें। शुरुआत बीज खाद की गुणवत्ता से होती है। एक आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी ओर से चाहिए कि क्या कुछ इस चर्चा के निष्कर्ष के तौर पर आप कहना चाहेंगे? ये तो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के तहत कृषि केंद्र राज्य दोनों का विषय है और इस पे जैसा कि मंत्रियों ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, टीवी चैनल पर राजनीति भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितने तीनों मंत्री हैं अपने विषय के बहुत बढ़िया जानकार और सबके पास समस्या की नब्ज है, सबके पास समस्या की नब्ज है। मुझे लगता है कि अब इसमें केंद्र राज्य के संबंधों के बजाय साफ साफ एक पॉइंट हो जाए कि भाई किसान को उसकी आप सही कीमत दे दो। बस ये अगर हो जाए, भले एपीएमसी को हटा दो, मिडिल मैन को हटा दो, किसान को सही कीमत मिल जाएगी। तो ना तो साहब उसको कर्ज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सही कीमत चाहिए। सारा घपला उस चीज का है और इसमें केंद्र सरकार के मंत्री मिलजुल के रिजॉल्व करें मैटर को। अब 6000 किसान सम्मान दे दे, अच्छी बात है, पर 6000 में क्या हो रहा है? अब 6 के 12 कर दे तो भी कुछ नहीं हो रहा। मूल बात यह है कि वो अपना जो माल बेच रहा है उसके सही भाव मिल जाए। जैसे डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, वकील, टीचर, ट्यूशन वाले को मिलते हैं, तो जैसे डॉक्टर नहीं मांगता मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे किसान भी नहीं मांगेगा। मूल बात है उचित भाव मिले, वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मार्के की बात आलोक पुराणे जी ने की, किसान की समस्या का असल समाधान यह है कि जो उसके उत्पाद का वाजिब दाम है उसे मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित अगर सरकार करा दे तो सारे संकटों से अन्नदाता को निजात मिल जाए। उम्मीद है कि हमारे साथ में जो हुक्मरान इस चर्चा में मौजूद थे वो अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। उनकी नीयत है, नीति ठीक करने की जरूरत है। नियत अगर ठीक है तो नीति तो कभी भी ठीक हो सकती है। इस उम्मीद के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आखिरी पंक्तियों के साथ में आज की हमारी जो प्रासंगिक पंक्तियां वो ये है कि धरा का सीना चीरकर नए अंकुर उगाता है, कि धरा का सीना चीरकर नए अंकुर उगाता है, उगाकर अन्न मेहनत से हमें भोजन खिलाता है। सदा जिसने मिटाई भूख जन जन की जहां भर की, वही हलदर भावों में गले फांसी लगाता है। जरा सोचो तरक्की से सियासत से क्या पाओगे, अगर ये ना उगाएंगे तो क्या तुम खुद उगाओगे? अभी भी वक्त हम जाग जाएं इससे पहले कि ये खेती छोड़ बैठे तो क्या खाओगे, क्या खिलाओगे। अमित जैन मौलिक ने जो ये पंक्तियां लिखी थी ये हम सभी के लिए विचारणीय है कि जिस अन्नदाता किसान को हम इतनी तकलीफ से गुजरते हुए देखते हैं, अगर उसने किसानी से हाथ उठा दिया तो हमारे पेट में क्या जाएगा, ये हमें विचारने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आप से उम्मीद करता हूं कि जो विषय इस चर्चा के अंतर्गत आया आज और तमाम विचार आए हैं उस पर न केवल ये हुक्मरान विचार करें बल्कि आप भी विचार करेंगे। अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलता हूं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।